गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि तैयारियां आप लोगों की ज़ोर शोर से चल रही होगी। प्रीलिम्स की लगातार आप टेस्ट में भी व्यस्त होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट के साथ में अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी कर रहे होंगे। और इसी प्रकार से मैं इस रिवीजन की इसी कड़ी में अपने क्रैश कोर्स वाले प्रोग्राम में आप लोगों के सामने एक जो है एक हिस्ट्री का एक विजयनगर चैप्टर, विजयनगर जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद में पिछली क्लासेस में हमने दिल्ली सल्तनत पूरा किया और अब जो पूरा करने आज जो देखने जा रहे हैं विजयनगर के बारे में, और जो कि आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद में अपना फीडबैक भी मुझे देंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी अराइज करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी महत्व यदि देखा जाए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स में क्या है, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं और प्रीलिम्स में हर दूसरे तीसरे साल में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टच करता है। पिछले सालों में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आखिर विजयनगर साम्राज्य के इस महत्व को, क्योंकि यह जो है एक इसका जो समय काल है, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई करते हैं और ये वह समय था। अब आप जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए हैं, अब आपको ये अब आप देख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में पूरी तरह से सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम धर्म या इस्लाम का शासन, इस्लाम धर्म का शासन स्थापित हो चुका था, दिल्ली तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था और इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, एक हिंदू राज्य की स्थापना होती है मध्यकालीन भारत में। इसलिए यह चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में इस राज्य ने कैसे सर्वाइव किया। और हालांकि इसके बाद में एक दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य भी आता है, बहमनी राज्य भी आएगा, तो उसको बाद में भी अपन देखेंगे। अभी अपन पहले इस क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में या विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई और उसके संघर्ष और उसमें किन किन वंशों को कौन महान राजा हुए उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यदि इसकी पृष्ठभूमि में यदि आप जाते हैं, कैसे स्थापना हुई, पृष्ठभूमि में यदि आप जाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये 1336 ईस्वी में, ये समय काल आपको याद आ रहा होगा कुछ ऐसा कि 1325 से लेके 1351 तक का जो समय था आपका, वो एमबीटी का समय था, मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। और इसी दरमियान उस समय भी अपने क्लास में चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे 22 विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह हुए थे और उसमें से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और विजयनगर के साथ में 1336 में विजयनगर और 1347 में आपका बहमनी राज्य की स्थापना होती है। तो इस राज्य की स्थापना जो किया था विजयनगर की हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। अब ये बुक्का नामक भाई जो हैं ये इनकी भी कुछ स्टोरी है, ध्यान देंगे। ये जो हरिहर और बुक्का हैं ये जो थे आपके वारंगल राज्य के, जो वारंगल राज्य था पूर्व में एमबीटी के समय में वारंगल राज्य के सामंत थे। उसके एमबीटी ने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान में वारंगल राज्य को पूरी तरह से क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया, वारंगल राज्य पे अधिकार कर लिया। तो ये लोग जो थे आपका हरिहर और बुक्का, ये लोग काम्पिल्य आते हैं। काम्पिल्य में आकर अपने राज्य को और अपने सामंत उनके थे तो उस हिसाब से अपना प्रशासन चलाते रहते हैं अपने क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र में काम्पिल्य में। बाद में क्या होता है कि एक एमबीटी का एक विद्रोही जो रहता है, वह एमबीटी का विद्रोही वह आके यहाँ पे इनके वारंगल और इनके क्षेत्र में आ जाते हैं और इस कारण से क्या है कि एमबीटी के इसका पीछा करते हुए उसको सजा देने की ख्वाहिश में यहाँ पर आक्रमण करता है और इन दोनों को बंदी बनाकर, हरिहर और बुक्का दोनों को बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है, दिल्ली लेकर जाता है। दिल्ली में ये दोनों दबाव में आकर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों दबाव में आकर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में जो है काफ़ी कुछ समय पश्चात दक्षिण भारत में एक बार पुनः यहाँ पर वारंगल इसी क्षेत्र में विद्रोह होता है और विद्रोह होता है तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए किसको, एमबीटी ने किसको भेजा, इन्हीं हरिहर प्रथम और बुक्का को उसने यह कह के भेजा कि आप उस क्षेत्र के रहे हैं, आप ही जाके विद्रोह का दमन करें और दमन करने के बाद में पुनः दिल्ली आ जाएं।
जब वह ये दोनों भाई जब पहुंचते हैं फिर से अपने वह उसी पुराने क्षेत्र में काम्पिल्य में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात जो होती है एक विद्यारण्य नामक संत से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यारण्य जो है विद्यारण्य नामक संत से होती है, और विद्यारण्य संत की प्रेरणा से तथा जो वेदों पे जो टीका लिखने वाले जो एक साहित्यकार थे सायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोनों पे आ चुका है, विद्यारण्य पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सायण पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके वेदों पे टीका लिखने वाले कौन थे? सायण थे, ठीक है। अब इसमें इन दोनों की विद्यारण्य की प्रेरणा से ये जो थे हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों ने क्या किया, अपने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और पुनः हिंदू हो गए। और उसके बाद में ऐसा करने के पश्चात में उन्होंने यहाँ पे उन्होंने देख चुका था किस प्रकार से एमबीटी के समय में योजनाओं का और विभिन्न प्रकार की उसका शासन प्रशासन कितना ढीला चल रहा है, योजनाओं की असफलताएं चल रही हैं और एमबीटी विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इन सब का लाभ उठाकर उसने इन दोनों भाइयों ने अपनी सामरिक स्थिति को कृष्णा दोआब क्षेत्र में तुंगभद्रा का जो दोआब था है ना, और कृष्णा नदी का जो दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच के जो क्षेत्र में और अर्थात वारंगल वाला जो एरिया था इसमें अपना एक शासन स्थापित किया। इन्होंने जो है इस शासन को स्थापित किया और ये समय काल था 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में ये लोग विद्रोह करके, जैसे ये बात लिखी गई, आते हैं और अपने पिता संगम के नाम पर क्या करते हैं, इन्होंने संगम वंश की स्थापना करते हैं संगम के नाम पर। और यह वंश जो चलता है 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक का समय चलता है। 1336 से 1485 ईस्वी तक का काल जो होता है आपका संगम का। इन्होंने अपनी, अब देखिएगा, अब हमारे पॉइंट पे आते हैं अनेगोंडी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, संगम वंश की स्थापना तो किया और उसके विजयनगर साम्राज्य ने इसको क्या नाम दिया, विजयनगर साम्राज्य। और इसमें जो है इसको राजधानी किसको बनाया, अनेगोंडी को बनाया, राजधानी जो बनाया अनेगोंडी को। अब देखिएगा इस प्रकार से हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया यह साम्राज्य धीरे धीरे, हालांकि वंशों का परिवर्तन हुआ और विजयनगर साम्राज्य 4 वंश के अधीन ये होता है। 4 वंश के अधीन ये देखा जाए तो कौन से आपका, मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट आपका कीवर्ड लिखा है सस्ता करके, SSTA। सस्ता मतलब कि आपका S फॉर है संगम वंश, S फॉर है सालूब वंश, T फॉर है तुलुब वंश, A फॉर है अराविदु वंश। ये फर्क क्या रहेगा आपका, अराविदु वंश। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सस्ता वंश, ये सबसे पहले हम अभी चर्चा जो करने जा रहे हैं आपका संगम वंश के ऊपर चर्चा करेंगे। संगम वंश में जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का ने किया था, और इसके बाद में पहले राजा कौन होता है, सभी लोगों राजा हरिहर प्रथम। हालांकि इन लोगों ने बाद में फिर संयुक्त रूप से भी शासन किया, हरिहर प्रथम और बुक्का ने। कुशाणों के बाद संयुक्त रूप से शासन करने वाले यही दोनों राजा थे, इसको ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आया हुआ है। कुशाणों के बाद संयुक्त रूप से शासन करने की जो प्रथा थी किसके समय में देखी जाती है, हरिहर प्रथम और बुक्का के समय में। अब देखते हैं हरिहर प्रथम से हम स्टार्ट करते हैं। हरिहर प्रथम जो है आपका, हरिहर प्रथम दिस वन, इसके कीवर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं हरिहर प्रथम के। हरिहर प्रथम का जो समय काल है आपका 1336 से लेकर 56 तक के बीच का जो समय है हरिहर प्रथम का समय है। इसने क्या किया, अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि ज़्यादा समय तक ये राजधानी नहीं रही, अनेगोंडी को राजधानी बनाकर उसके 7 वर्ष के पश्चात में वह राजधानी का परिवर्तन करता है और उसके बाद में हम्पी जैसे कि विजयनगर के नाम से जाना जाता था, और जो वर्तमान में क्या है आपका, वर्तमान में वर्तमान विजयनगर को हम्पी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर है वर्तमान में। आप देखिए खोजेंगे तो इस समय राजधानी के रूप में भी, राजधानी बनाने के रूप में उसके लिए काफ़ी प्रयास वो हो रहा है। चलिए उसके बाद में ये जो है अनेगोंडी के बाद में हरिहर प्रथम हुआ। हरिहर प्रथम हम्पी को, अनेगोंडी से राजधानी बनाया हम्पी को, और उसके बाद में 1346 ईस्वी में, 1336 में गद्दी पर बैठता है। 10 साल बाद 1346 ईस्वी में यह होयसल को विजिट कर लेता है। 1346 में होयसल को विजिट कर लेता है। और इसी के समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, इसके पड़ोस में मतलब कि आपका तुंगभद्रा के ऊपर वाले क्षेत्र में, इसके पड़ोस में साइड वाले क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 ईस्वी में। 1347, ठीक है, बहमनी की स्थापना होती है। अब देखिए आपको याद करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, जैसे हरिहर प्रथम, हा से हरिहर, हा से हम्पी और हा से होयसल और हा से वा साइलेंट यदि आप कर देंगे तो हा से बहमनी। ठीक है, तो ये हरिहर प्रथम के काल की घटनाएं हो गई 1356 में। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1356 में क्या होता है, हरिहर प्रथम की जो होती है मृत्यु हो जाती है। और इसके जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक्का प्रथम जो था इसके साथ में संयुक्त रूप से शासन कर रहा था पिछले कुछ समय से। तो इसके बाद में नहीं, एक बात और जो मिस हो रही है वो ये है कि हरिहर प्रथम जो है राजा और किसी भी प्रकार के राजा की उपाधि ग्रहण नहीं किया और महाराजा धीराज की उपाधि इसने ग्रहण नहीं किया। इस बात को ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे किसने ग्रहण किया। बुक्का प्रथम में आइएगा। बुक्का प्रथम का जो समय काल है आपका 1356 से लेकर 1356 से लेकर 77 तक का समय जो है बुक्का प्रथम का है। देखिएगा, बुक्का प्रथम के समय की जो स्पेशल जो बात है वो ये है कि बुक्का प्रथम ने भी राजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये काफ़ी शत्रुओं से घिरे हुए थे और शत्रुओं से लगातार ये युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अभी ये नहीं धारण नहीं किया। तो बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण की, कौन सा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम की जो उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि है। ध्यान दीजिएगा, बुक्का प्रथम की पहली उपाधि कौन सी हुआ, राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं किया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। उसके अलावा जो है इसके समय में बुक्का प्रथम ने अपने बेटे कंपन को मदुरई के अभियान के लिए भेजा। मदुरई कहाँ पर है जानते हैं आप, अभी तमिलनाडु में है। मदुरई के अभियान के लिए भेजा और ये मदुरई के अभियान के कंपन ने मदुरई की विजय की। कंपन ने मदुरई को अपने क्षेत्र में मिला लिया और ये बहुत बड़ी विजय थी उस समय की। तो कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या लिखा, मदुरई विजयम नामक एक नाटक की, संस्कृत नाटक की रचना किया। मदुरई विजयम नामक संस्कृत नाटक की रचना की। उसके अलावा बुक्का प्रथम ने अपने वैदेशिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से एक बड़ा दूतमंडल चीन के लिए भेजा, ताकि उसके व्यापार वाणिज्य और वैदेशिक संबंधों में विस्तार हो सके। चीन को दूत भेजने वाला आपका विजयनगर साम्राज्य का एक पहला शासक, प्रथम शासक। इसके अलावा इसने, जैसा कि बात किया गया है कि आपका संयुक्त शासन व्यवस्था, संयुक्त शासन हरिहर प्रथम के साथ में इसने संयुक्त शासन चलाया, काफी समय तक संयुक्त शासन चलाया। उसके बाद में एक युद्ध इसका होता है मोहम्मद शाह प्रथम से। मोहम्मद शाह प्रथम जो कि बहमनी शासक का बहमनी राज्य का एक शासक था। और इस युद्ध को इसलिए जाना जाता है, मोहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम के बीच में यह जो युद्ध हुआ था उसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस युद्ध में ही सबसे सर्वप्रथम जो है तोपों का प्रयोग हुआ था। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग जो हुआ था वो किसके बीच में युद्ध में हुआ था, बहमनी और विजयनगर के बीच में। मोहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें हुआ। उसके अतिरिक्त जो है आपका इसे जो है इसने, जैसा कि आप जानते हैं, तो मदुरई विजय के पश्चात में इसकी जो सीमा थी रामेश्वरम तक चली गई थी। तो इसलिए इसको साहित्यकार जो बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है 3 समुद्रों का स्वामी। इसके लिए जो बोला गया यह 3 समुद्रों का स्वामी था, मतलब कि बंगाल सागर की खाड़ी तरफ भी, हिंद महासागर तरफ भी और साथ में अरब सागर तरफ भी इसके क्षेत्र व्याप्त थे। ये है आपका बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने आप देख सकते हैं, बुक्का प्रथम ने कभी भी राजा महाराजा की उपाधि धारण नहीं किया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया, कंपन को भेजा, मदुरई विजयम किया, चीन में एक दूतमंडल भेजता है, संयुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करता है। उसके अतिरिक्त जो है मोहम्मद शाह प्रथम ने आपका मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया भाई, बहमनी का जो शासक था उससे युद्ध किया और इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त जो इसके समय में जो बात होती है, बुक्का प्रथम के समय में इसका जो समय था, इसका जो क्षेत्र विस्तार था 3 समुद्रों तक, तीनों समुद्रों तक था, इसलिए इसको 3 समुद्रों का स्वामी भी बोला गया। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐड कर लेंगे, 3 समुद्रों का स्वामी। और उसके इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी गंगा देवी, कंपन की पत्नी, जिसने मदुरई विजयम लिखा। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक पे क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से तैयार करेंगे। संयुक्त शासन पे क्वेश्चन आया है, अच्छे से तैयार करेंगे। उसके अलावा तोपों का प्रयोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला आपने देखा था हरिहर प्रथम और दूसरा 1356 से 77 तक देखा बुक्का प्रथम। ये दोनों भाई जिन्होंने की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और अब गद्दी पर जो बैठता है वो कौन बैठता है, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, हरिहर द्वितीय जो था 1377 से लेके, उसका जो समय काल है 1377 से लेके 1406 ईस्वी तक का समय काल है। इसने अपने जो पूर्व अग्रज थे, अपने पूर्वज जो थे, उनसे डिफरेंट हरिहर द्वितीय ने क्या किया, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और उसके साथ में राज परमेश्वर की भी उपाधि लिया। महाराजा धीराज और राज परमेश्वर,
इसके अलावा जो है हरिहर द्वितीय के समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो थी, इसने कनारा, मैसूर, कांची, जो छोटे छोटे अन्य जो क्षेत्र थे सभी पर इसने आक्रमण किया और इन सभी को विजित किया। उसके अलावा इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और श्रीलंका पर आक्रमण करके उससे कर वसूला। हरिहर द्वितीय ने क्या किया? हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण करके कर वसूला। श्रीलंका का नाम सुन के आपको राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, इनका नाम याद आ रहा होगा, ठीक है। तो इसने श्रीलंका से कर वसूला। ये जो था विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक जिसने श्रीलंका पर आक्रमण करके कर वसूला, हरिहर द्वितीय। इसके अलावा जो है इसके समय में जो इसका प्रतिद्वंदी बहमनी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था मोहम्मद शाह द्वितीय था। मोहम्मद शाह द्वितीय अत्यंत जो था शांतिप्रिय शासक था, उसको ज़्यादा युद्धों में विश्वास नहीं करता था। तो उसकी इस नीति का फायदा उठा के किसने, हरिहर द्वितीय ने उससे आपका सबसे पहले गोवा और उसके अलावा बेलगांव और गोवा उससे छीन लिया। ये ध्यान रखेंगे। मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह प्रथम के समय में आपका बुक्का प्रथम के समय तोपों का ही प्रयोग हुआ था, तोपों का ही। और ये उसके अलावा मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में इसने हरिहर द्वितीय ने बेलगांव और गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया। उसके अतिरिक्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सायण, जिसने कि मैंने आपको बताया वेदों पर टीका लिखने वाला विद्वान था। सायण इसके समय में प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। सायण प्रधानमंत्री था किसका? हरिहर द्वितीय का सायण था। और उसके अलावा इसने क्या किया था? इसने जो इरुगप्पा जो कि जैन मतानुयायी था, इरुगप्पा जो कि जैन मतानुयायी था, जैन मत को मानने वाला था, उसने इरुगप्पा को क्या बनाया? अपना सेनापति बनाया। हालांकि बाद में इरुगप्पा ने ही एक बहुत अच्छी पुस्तक नाना अर्थ रत्नालंकार नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। बुक्स उतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा। और इरुगप्पा को सेनापति बनाया। हालांकि जैन लोग हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इरुगप्पा इसका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि जैन होने के बावजूद यह सेनापति का कार्य किया। सायण और इरुगप्पा को बिल्कुल नहीं भूलना। हरिहर द्वितीय, ठीक है। तो दो लोग जो थे आपके द्वितीय के समय में, दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सायण इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके अलावा इरुगप्पा। बाद में हरिहर द्वितीय के बारे में ये भी बोला जाता है कि हरिहर द्वितीय जो है शिव के विरूपाक्ष रूप का क्या था? उपासक था, विरूपाक्ष रूप का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है वेल्लूर दानपत्र में, लास्ट में वेल्लूर दानपत्र में हरिहर द्वितीय स्वयं को बोलता है कि वह 27 शहरों का या 27 नगरों का निर्माता है, ठीक है। ये वाली बात आती है। यदि कभी ऐसी बारे में क्वेश्चन यदि आता है कि वेल्लूर दानपत्र में किसके से संबंधित है? हरिहर द्वितीय से, या ऐसा किसने बोला है कि 27 नगरों के निर्माता कुछ विजयनगर साम्राज्य के इसने बोला, राजा ने बोला है, तो आपको जो करना है आपका वेल्लूर दानपत्र, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो गई आपका हरिहर द्वितीय का 1377 से लेकर 1406 ईस्वी तक का जो समय है वो जो है हरिहर द्वितीय का है। इज दैट क्लियर? ओके, एक बार पुनः देखेंगे। सबसे पहले इसने उपाधि जो है पहली बार महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण किया। इसने कनारा, मैसूर और कांची से कर ग्रहण कर लिया। इसने क्या है, श्रीलंका पर को विजिट किया और उसके अलावा श्रीलंका से विजिट करके उससे कर लिया। उसके अलावा जो है इसने मोहम्मद शाह द्वितीय जो कि बहमनी का उसका जो पड़ोसी शासक था बहमनी का, उससे कर लिया, उसको हराया, और उससे हराकर गोवा और बेलगांव को विजित किया। इसके समय में दो मंत्री थे, दो विशेष व्यक्तित्व थे। सायण जो कि वेदों पर टीका लिखने वाला विद्वान था, और उसके अलावा इरुगप्पा जैन मतानुयायी था। तो सायण जो था प्रधानमंत्री बना और इरुगप्पा कौन था? इसका सेनापति था। इसने शिव जी के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक था। शिव के विरूपाक्ष रूप का ध्यान रखिएगा, शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। और इसके अलावा जो है लास्ट पॉइंट यदि आप देखेंगे तो आपका वेल्लूर दानपत्र में स्पष्ट लेख मिलता है कि हरिहर द्वितीय स्वयं को 27 नगरों का, अपने आप को 27 नगरों का निर्माता कहता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अभी तक हमने जो एक शासक देख चुके हैं, वो कितने शासक देख चुके हैं आपका? सबसे पहले है आपका हरिहर प्रथम है। हरिहर प्रथम जिसने की स्थापना की 1336 से लेकर 56 तक का समय। अनेगोंडी को राजधानी बनाया था। हम्पी इसकी दूसरी राजधानी बनी। होयसल को जीता था और इसी के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद में और इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण नहीं किया। बुक्का प्रथम जो कि आपका 1356 से 77 तक का समय है, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। मदुरै विजय किया, चीन में दूत मंडल भेजा, उसके अलावा संयुक्त शासन चलाया था और मोहम्मद शाह प्रथम के साथ में युद्ध किया था, तोपों का प्रयोग किया था और 3 समुद्रों का स्वामी इसको बोला जाता है। हरिहर द्वितीय जो कि आपको बहुत अभी देखा आपने,
महाराजा धीराज श्रीलंका से कर लिया, कनारा मैसूर कांची को देखा, बेलगांव और गोवा पर कब्जा किया, सायण को प्रधानमंत्री बनाया, इरुगप्पा को आपका सेनापति बनाया और शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो है आपका देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय के बाद में यहाँ पे थोड़ा सत्ता के लिए संघर्ष होता है और उसके बाद में कौन बनता है शासक? देवराय प्रथम। देखिएगा देवराय प्रथम एक बड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि विजयनगर में देवराय प्रथम भी आते हैं, देवराय द्वितीय भी आते हैं, कृष्णदेवराय भी आते हैं और अच्युत देवराय। अभी हम इस क्लास में देवराय प्रथम का जो ये बात है, देवराय प्रथम का जो समय काल स्टार्ट होता है आपका 1406 से लेकर 1422 तक का समय। देवराय प्रथम के समय में देवराय प्रथम का एक कट्टर प्रतिद्वंदी यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसके पहले हमने देखा हरिहर द्वितीय के समय में जो प्रतिद्वंदी था उसका बहमनी साम्राज्य का, वह कैसा प्रतिद्वंदी था? बहुत कमजोर था, मोहम्मद शाह द्वितीय, जो कि जिसका कि युद्ध में विश्वास नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है देवराय प्रथम के सामने एक बहुत कट्टर प्रतिद्वंदी था, वो था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी उसने तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र में, कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र में कब्जा करने के लिए इसके साथ में देवराय प्रथम को क्या किया? देवराय प्रथम आक्रमण करता है और एक बहुत तगड़ा युद्ध होता है, बहुत खतरनाक युद्ध होता है और इस युद्ध को विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सोनार की पुत्री के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह जो युद्ध हुआ था तुंगभद्रा दोआब पर कब्जा करने के लिए हुआ था और इस युद्ध में ये युद्ध किसके बीच में हुआ? देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमनी के बीच में। और यहाँ तक कि अब इसके परिणाम देखिएगा, इसके परिणाम आखिर इसमें हार किसकी होती है? आपकी देवराय प्रथम की हार होती है और उसके अतिरिक्त जो है ये इसको इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति भी देना पड़ता है, 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, और साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी है फिरोज शाह बहमनी से करता है। और इसके अतिरिक्त आगे भविष्य में कभी इस तरह की युद्ध नहीं होगा या आक्रमण फिरोज शाह नहीं करेंगे, इसके लिए उसे अपना एक क्षेत्र बाराबाग के नाम का एक क्षेत्र जो था उसको भी देना पड़ता है ना। देखिए कितना ज़्यादा एक तरह से विजयनगर के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, इस प्रकार देवराय प्रथम के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। तो यह सोनार की पुत्री का युद्ध कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा कि हालांकि जो संधि हुई कि आगे युद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात फिरोज शाह बहमनी और आपका इसके बीच में देवराय प्रथम के बीच में पुनः क्या शुरू हो जाता है? नोकझोंक शुरू हो जाती है और संबंध बिगड़ने लगते हैं। इस कारण से क्या हुआ कि इसने फिर इस बार आपका देवराय प्रथम ने विशेष रूप से अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और डिप्लोमेटिक संबंधों का इस्तेमाल किया और इसने वारंगल से मित्रता की और वारंगल से मित्रता करके दोनों के साथ संधि करके इसने फिरोज शाह बहमनी से टक्कर ली और इस बार इस युद्ध में क्या होता है? फिरोज शाह बहमनी को हरा देता है ये, और परिणाम किसके पक्ष में जाता है इस बार? देवराय प्रथम के। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार जो अंतिम युद्ध जो था देवराय प्रथम के पक्ष में जाता है। तो लेकिन इसके पूर्व में काफ़ी क्षति हो चुकी थी विजयनगर को। अब देखेंगे आगे इसके और कौन से काम में है। बहमनी साम्राज्य से इसने मुकाबला करने के लिए, अच्छे से मुकाबला करने के लिए इसने तुर्की धनुर्धरों का अपनी सेना में स्थापित कराया या तुर्की धनुर्धरों की भर्ती कराई, अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों की भर्ती कराई। उसके अलावा इसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नामक नदी पर बांध बनवाए और उस बांध से कई नहरों को निकलवाया, नहरों को जाल बिछवाया, नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करवाई। ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इन नहरों में से एक नहर का पानी जो आया करता था इस बांध से, एक नहर का पानी विजयनगर को आता था और विजयनगर की जलापूर्ति इस नहर के द्वारा की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरिद्रा एवं तुंगभद्रा नामक नदियों पर किसने बांध बनवाया? आपका देवराय प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं एक बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निकोलो कोंटी का। निकोलो डी कोंटी आखिर किसके समय में आया? देवराय प्रथम के समय में भारत आता है और उसने देवराय प्रथम के शासन को बहुत ही शक्तिशाली, देवराय प्रथम को बहुत ही शक्तिशाली शासक बताया। इसके अलावा निकोलो कोंटी ही कहता है, निकोलो कोंटी के वर्णन में मिलता है कि यहाँ के हिंदुस्तान की जो राजा हैं, हिंदुस्तान के राजा बहुत सारी पत्नियां रखा करते थे और उसके अलावा कई राजा के मरने पर कई पत्नियां सती भी हो जाया करती थी। इस प्रकार से निकोलो कोंटी के, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है निम्न में से किस इतिहासकार या किस यात्री के विवरण में सती होने की प्रथा का वर्णन मिलता है? तो निकोलो डी कोंटी। और ये कहाँ का था? इटली का था। आया किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में यह भारत आता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए
तो ये आपके कुछ ये चीज़ें हो गई क्वेश्चन। तो एक बार पुनः, तुंगभद्रा दोआ पर आक्रमण करने के लिए फिरोज शाह बहमनी से इसने टक्कर लिया, फिरोज इसकी हार होती है, सुनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है और इसको 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती, पुत्री का विवाह करना पड़ता है, उसके अतिरिक्त बाराबांकी नामक आपका नामक क्षेत्र भी देना पड़ता है। लेकिन दूसरी बार युद्ध में यह फिरोज शाह बहमनी को हरा देता है। उसके अलावा तुर्की धनुर्धरों को इसने अपनी सेना में शामिल किया ताकि ये बहमनियों से अपना मुकाबला कर सके। उसके अतिरिक्त जो था, एक आप तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया, उससे कई नहरों का जाल बिछवाया, नहरें निकलवाई और ऐसी ही एक नहर कहाँ आती है, विजयनगर आती है। और उसके अतिरिक्त निकोलो डी कॉन्टी इटली यात्री जो कि इसके समय में आया और देवराय प्रथम को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम को बताया। और राजा की अधिक पत्नियां होती थी और सती और कुछ पत्नियां क्या हो जाती थी, राजा की डेथ होने पर साक्ष्य हो जाती थी, सती हो जाती थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जाने के बाद 1422 के बाद में एक अगला महान शासक आता है देवराय द्वितीय, या यूं कहा जाए कि आपका संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय। ठीक है, 1422 से लेकर 1446 तक का जो समय काल है वह देवराय द्वितीय का है। 1422 से 22 देवराय द्वितीय तो डबल 2 है, द्वितीय है तो 22 2 है ना, ऐसे करके याद रखिएगा। 1422 से देवराय द्वितीय का शासनकाल स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है आपका 1446 तक। ठीक है, तो चलिए इसकी अब हम बात करें, थोड़ा उपाधियों के बारे में बात कर लें। इसकी उपाधि जो थी गजबेटकर मतलब कि हाथियों का शिकारी है ना, गजबेटकर जो उपाधि दिया गया हाथियों का शिकारी। उसके अतिरिक्त जो है इसको उपाधि दी गई थी इम्माडी देवराय की, इम्माडी देवराय। ठीक है, प्रौढ़ देवराय भी इसे कहा गया है कुछ जगहों पर। हालांकि इम्माडी प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको प्रौढ़ देवराय की उपाधि भी की चर्चा मिलती है। ठीक है, गजबेटकर, इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय और उसके अतिरिक्त यह अपने आप में यह बहुत एक महान साहित्यकार था। साहित्यकार की बातें बाद में लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो था देवराय द्वितीय के समय में यदि मैं सबसे पहले बात करूं इसका यदि पॉलिटिकल व्यू की बात करूं तो देवराय द्वितीय जो था सिलोन मलाया, सिलोन मतलब श्रीलंका, मलाया हुआ, मलाया मालदीव, मलाया पूरा आपका म्यांमार बर्मा है ना, मलाया मतलब मालदीव वाला ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया वाला क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप। उसके अलावा जो है इंडोनेशिया आदि जो शासक थे वो क्या देते थे, कर देते थे इसको। तो मतलब कि एक शक्ति का जो विस्तार था देवराय द्वितीय के समय में बहुत ज़्यादा हो चुका था और ये सभी जगह से इसको टैक्स प्राप्त होता था, इसको नजराना प्राप्त होता था, वार्षिक कर प्राप्त होता था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं देवराय द्वितीय कितना शक्तिशाली था और इसे क्यों कहा जाता है उसे संगम वंश का सबसे बढ़िया, सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसने मुसलमानों को, बहमनियों से टक्कर लेने के लिए मुसलमानों को सेना में भर्ती कराया। मुसलमानों, देखिए उसके पहले देवराय प्रथम ने क्या कराया था, तुर्की धनुर्धारियों को सेना में भर्ती कराया, लेकिन इसने क्या कराया, मुसलमानों को सेना में भर्ती कराया बहमनियों से टक्कर लेने के लिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में इसके समय में एक विद्वान, महान विद्वान रहा, एक कवि रहा करते थे, वो थे, उनका नाम था श्रीनाथ कवि नाम था, है ना। और श्रीनाथ जो था और श्रीनाथ कवि, और इनको कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई थी देवराय द्वितीय के द्वारा, कवि सार्वभौम। ठीक है, और उसके बाद में इसके समय में अब्दुल रज्जाक नामक एक यात्री आया था जो कि फारस का यात्री था, अब्दुल रज्जाक। और इसने जो बोला था, अब्दुल रज्जाक ने इसके बारे में लिखता है कि मैंने देखे गए और सुने गए सभी शहरों में, सभी राजाओं में सबसे सुंदर नगर जो है विजयनगर है। देखे गए सुने गए सभी नगरों में सबसे सुंदर नगर विजयनगर है। ठीक है, इतनी बड़ी बात है अब्दुल रज्जाक ने, उस समय फारस का यात्री जो था उसने कही थी। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। और उसके अलावा जो है आपका एक बहुत ही अच्छा था, यह जो था देवराय द्वितीय स्वयं अपने आप में विद्वान था और इसने एक महानाटक जो सुधा निधि था उसके ऊपर उसने टीका लिखा, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा इसने, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देवराय द्वितीय अपने आप में एक महान, एक प्रतापी राजा, साहित्यकार था और इसने अपने राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था, जैसे कि श्रीनाथ, कवि सार्वभौम की उपाधि देकर इनको सम्मानित किया था। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा 1422 से 22 से लेकर देवराय द्वितीय का समय काल, 1422 से लेकर 1446। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ आपका
मल्लिकार्जुन के बारे में। मल्लिकार्जुन जो था इसके 1446 से लेकर 65 का समय पड़ता है। मल्लिकार्जुन का 46 से लेकर 65 लगभग 20 साल वही है ना, इसका समय काल पड़ता है। मल्लिकार्जुन को मुम्माडी प्रौढ़देवराय बोला जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़देवराय रहेगा लेकिन मुम्माडी प्रौढ़देवराय की संज्ञा दी जाती है मल्लिकार्जुन को, ध्यान रखिएगा। और इसके समय में जो एक कौन आया था समय में, माहुआन, एक चीनी यात्री। इसके समय में आपका मल्लिकार्जुन के समय में एक चीनी यात्री माहुआन जो था इसके समय की यात्रा करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो मल्लिकार्जुन का समय आपको ध्यान रखना है 1446 से लेकर 65 तक का समय, और माहुआन इसके समय में यात्रा करता है। और उसके बाद में कुछ और राजा होते हैं, एक दो राजा और होते हैं, बहुत कमजोर राजा होते हैं। और अंतिम रूप से जो शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था, और ये विरूपाक्ष द्वितीय ये अंतिम शासक। और उसके बाद में 1485 ईस्वी में सालुब नरसिंह, 1485 में सालुब नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय का वध कर देता है और एक संगम वंश का समाप्त करके सालुब वंश की नींव डालता है। संगम वंश को समाप्त करके सालुब वंश की। इज दैट क्लियर? और ये जो था आपका कहाँ से शुरुआत किया था हमने? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और उसके बाद में विरूपाक्ष द्वितीय। तो ये है हमारा संगम वंश। और वंश कितने हैं आपके? 4, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। ठीक है, अब बाकी जो वंश हैं, अन्य जो चीज़ें सालुब वंश से लेके, सालुब वंश में ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे तुलुब वंश उसमें केडीआर के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ना है, अराविडु। अगले वीडियो अगली क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम या जो चर्चा करते हैं वो आपका अन्य वंश के बारे में, जो बाकी 3 वंश हैं उनके विशेष उपलब्धियाँ, विशेष कार्य जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और विजयनगर के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार तैयारी करते रहिए, अपने आप को सजग करते रहिए, अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया होगा, केवल हमारे साथ आप एक अच्छा रिवीजन करते रह सकते हैं। एक अच्छा लगातार निरंतर प्रयास रिवीजन करिए, और हमारी कोशिश यही है कि आपके प्रीलिम्स के नंबर में अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। 85+ का जो हमारा टारगेट है वह आपको उसको दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।